नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। आज से हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चुनाव में सीटों का गणित। इस प्रस्तुति में रोज़ मेरा साथ निभाएंगे पार्थ यानी हमारे डाटा बाबू। हमारे डाटा बाबू भारत के चुनाव में वोटों के गणित के मास्टर हैं। इनके दिमाग का कंप्यूटर भारत के चुनावों, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सभी में वोटों के समीकरण, वोटरों के रुझान को चुटकी बजाते सुलझा लेता है। इस प्रोग्राम यानी सीटों के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण करेंगे जो खास हैं, उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के मिक्स के चलते। तो आइए आज शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट शामली से। शामली दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिवीजन का हिस्सा है। शामली की गिनती दिल्ली एनसीआर में होती है। शामली उन स्थानों में शामिल है जिनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है। मराठा सैनिकों ने शामली को एक कैंटोनमेंट एरिया के रूप में विकसित किया था और बाद में गैरिसन की तरह इसका इस्तेमाल किया। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में ब्रितानी सेना से बचने के लिए शामली को एक बहुत सुरक्षित शरणस्थली माना जाता था। तो आज हम बात करेंगे शामली की विधानसभा क्षेत्र की। आइए देखते हैं शामली में सीटों का गणित। तो डाटा बाबू, सबसे पहले हमें ये बताइए, शामली विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या का क्या गणित है? देखिए, वोटरों का संख्या ये क्या है, जाट और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। ठीक है, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि शामली में 3 उम्मीदवार हैं, तीनों जाट हैं, यानी कि यहाँ पर जाटों की जंग है। इसका मतलब हुआ बीजेपी से तेजेंद्र नरवल मैदान में है, आरएलडी से प्रसन्न चौधरी और बीएसपी से प्रसून चौधरी मैदान में है, यानी कि तीनों उम्मीदवार जो हैं वो जाट हैं। हाँ। अब आप बताइए। अभी देखिए, बीजेपी का जो कैंडिडेट है सिटिंग एमएलए है जी। अब आरएलडी का जो कैंडिडेट है आपका प्रसून चौधरी, इनका थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री समझना पड़ेगा। जी बताइए। इन्होंने पहले बीएसपी में था, इन्होंने जो पहले जेडपी इलेक्शन लड़ा तब बीएसपी में था, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का जेडपी प्रेसिडेंट बना, तब उन्होंने बीजेपी में था। और अभी रिसेंटली, मतलब समझिए लास्ट ईयर अराउंड सितंबर अक्टूबर, उस टाइम में उन्होंने आरएलडी ज्वाइन किया। ओके, ठीक है, तो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है जी इस एरिया में, तो इनको आरएलडी ने टिकट दिया है जी। और बीएसपी का जो कैंडिडेट है प्रसून चौधरी, ये आरएलडी में था। अच्छा, तो टिकट नहीं मिलने के बाद ये बीएसपी में आ गए, बीएसपी में ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये 3 जाट कैंडिडेट के लिए ये सीट काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज समझना है, यूपी का इलेक्शन चालू हो रहा है फर्स्ट फेज से जी, तो क्या होता है 10 फरवरी से। हाँ, 10 फरवरी, तो फर्स्ट फेज में ये सीट जा रहा है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें पहले फेज में आ रही तो हैं। इसमें ये सीट है जी। तो क्या होगा, आप भी देखिए, आज व्हाट्सएप का युग है, आप सोशल मीडिया का युग है, तो इसमें कैसे वोटिंग होता है, इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट फेज में इन्फ्लुएंस करता है वोटर को। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये सीट काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सीट में सर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 3 चीज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एक है 2013 का जो राइट हुआ था, उसका इंपैक्ट इसमें अभी तक। एक मिनट रुकिए, मैं पहले यहाँ पर वोटरों की क्या क्या संख्या है ये बता देता हूँ अपने दर्शकों को। तो अभी आप देखेंगे कि सीटों के गणित में शामली में वोटरों की जातिवार मतदाताओं की संख्या क्या है। यहाँ पर मुस्लिम लगभग 95,000 हैं, जाट 50,000 हैं, अनुसूचित यानी शेड्यूल कास्ट मतदाता 35,000 हैं, वैश्य 30,000 हैं और इसके आगे कश्यप 25,000, गुर्जर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता 12,000 हैं। तो आप दादा ये बताइए कि जब यहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो तीनों उम्मीदवार जाट हैं, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्या होता है, अभी टोटल वोटर क्लोज टू 3,20,000 30,000 होगा जी। तो उसमें क्लोज टू 1,95,000 में 1,00,000 समझ लेता हूँ, तो वो होगा। तो अभी देखिए बाकी कैंडिडेट क्या देखता है, ये डिस्ट्रिक्ट में और भी सीट है। आप समझे, शामली डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट है जी। कायरानाथ थाना भवन, तो कायरानाथ थाना भवन में क्या क्या देखेंगे, एसपी आरएलडी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। अच्छा, तो इसीलिए क्या होगा, जो तीनों आपको मुस्लिम नहीं दे सकता है, आपका एक क्लेवर इसीलिए यहाँ पर जाट उम्मीदवार है, यहाँ पर जाट उम्मीदवार, इसीलिए इनको बनता है। ठीक है। अभी देखिए, मैं जो बता रहा था, इस सीट में 3 इशू बहुत बड़ा हो सकता है। एक तो है राइट का, क्या अभी भी इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, जो हम बात कर रहे हैं 2013 का। अभी देखिए इस एरिया में क्या होता है, मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या है, शुगर केन। अभी कम्युनिटी तो सब है, लेकिन आप जो कम्युनिटी में एक चीज जो कॉमन है वो है गन्ना। अभी गन्ना फार्मर अगर नाखुश है, ये खुश है, उसके ऊपर भी वोटिंग पैटर्न काफी इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब आप इस इलाके में घूम रहे थे और यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे
तो आपको क्या दिखाई दिया? वो यहाँ का जो फार्मर है वो किस तरह से सोच रहा है इस समय? देखिए, गन्ने का फार्मर थोड़ा सा सरकार से नाराज है, क्योंकि जो आपका जो स्टैंडर्ड जो प्राइस होता है, जो इंक्रीज है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लास्ट 5 सालों में। अभी रिसेंटली पर क्विंटल 25 रुपीज़ बढ़ा है जी। तो प्राइस राइज लेकर उन्होंने थोड़ा नाराज है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो उनको लग रहा है जो शुगर केन का जो गन्ने का प्राइस वो थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। वो एक इशू, वो एक डेफिनेट इशू है। और एक फार्मर प्रोटेस्ट, तो फार्मर प्रोटेस्ट इस एरिया में हुआ है, मतलब ये पहले मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। हाँ। तो ये फार्मर प्रोटेस्ट भी इस एरिया में काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव की वोटिंग में। एक बार नजर मार लेते हैं विधानसभा चुनाव के इतिहास में शामली में कैसा रहा है। 2012 में भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल मिल के चुनाव लड़े थे और उनके उम्मीदवार पंकज मलिक थे जो जीते थे। 2017 में तेजेंद्र नरवल भाजपा के उम्मीदवार थे जो जीते थे, और जैसा आप बता रहे हैं उस समय एक लहर चली थी, उसके चलते बीजेपी को फायदा हुआ था। पंकज मलिक अभी भी चुनाव में है क्या? अभी चुनाव में है, लेकिन उन्होंने बाजू वाला जो सीट है छरथवाल, वहां से एसपी, उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, अच्छा, एसपी ज्वाइन किया है जी। और पंकज मलिक अभी एसपी टिकट में बाजू में जो छरथवाल सीट है वहां से लड़ने जा रहा है। ठीक है। और ये सीट आरएलडी को मिला है जी, ठीक है। तो और आरएलडी को इसलिए जाट कैंडिडेट दे रहा है, तो आरएलडी यहाँ पर इसलिए आपका जाट कैंडिडेट ही उतारा है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो जाट लोग हैं, जाहिर सी बात है कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी उस पूरे कानूनों को का विरोध करने में, तो उसका प्रभाव बता रहे हैं यहाँ पड़ेगा। हाँ, देखिए अभी देखिए इक्वेशन जो हो रहा है जी, थोड़ा सा जो पब्लिक परसेप्शन है इस एरिया में आप अगर घूमेंगे, जब बीएसपी और कांग्रेस ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंपटीशन है, तो फाइट इज टू कॉर्नर, मतलब आपका बीजेपी और एसपी आरएलडी के बीच में होगा। तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का वोट काफ़ी कंसोलिडेट होने जा रहा है एसपी आरएलडी का उम्मीदवार के लिए। अभी 95,000 हम लोगों ने जो कास्ट इक्वेशन जो बता रहा था, 95,000 आपको मुस्लिम वोट गिरेगा जी। अभी जो इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग रहेगा, 3 जाट कैंडिडेट है। हाँ, और उसमें क्या आरएलडी का जाट कैंडिडेट एक पास्ट बीएसपी, बीजेपी और फिर आरएलडी में आया है, तो एक हिस्ट्री है। हाँ। और बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो आरएलडी से बीएसपी में गया है जी। और सिटिंग एमएलए भी जाट है, बीजेपी का है। तो जाट वोट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके ऊपर है। अगर मुस्लिम वोट के साथ आरएलडी का 60% या 50% जाट वोट कर लेता है तो फिर ये सीट में इनको फायदा होगा। छोटा सा सवाल है, छोटा जवाब दीजिएगा, शेड्यूल कास्ट वोटर्स की यहाँ पे क्या भूमिका रहेगी? देखिए, शेड्यूल कास्ट वोटर क्या है, उन्होंने जो आरएलडी का कैंडिडेट जी, उन्होंने बीएसपी से बीजेपी में गया था, बीएसपी छोड़ा था, जी। तो हम लोगों ने जब घुमा तब लगा था जो उन्होंने थोड़ा नाराज है, मतलब आरएलडी के सिंबल से, बट वो बीजेपी को भी वोट करने में बहुत एंथुसियास्टिक नहीं है। तो शायद बीएसपी को या चंद्रशेखर रावण जब कैंडिडेट आपके अनुमान के हिसाब से यहाँ पर अभी किस उम्मीदवार को बढ़त है? अभी देखिए, मुस्लिम और जाट वोट का बेसिस में आरएलडी उम्मीदवार को यहाँ पर आगे अभी बढ़त है, ऐसा आपका आकलन है। ठीक है, अब हम अगले विधानसभा सीट की तरफ जाएंगे जो है बुढ़ाना। हमारे विश्लेषण का आज का दूसरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो बुढ़ाना है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले और लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहाँ का सबसे मशहूर परिवार भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत का है, और किसान नेता राकेश और नरेश टिकैत इसी परिवार की अगली पीढ़ी हैं। तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसका बुढ़ाना केंद्र रहा था, खासकर 26 जनवरी के बाद, जब राकेश टिकैत को जब वहाँ से बॉर्डर से दिल्ली के हटाने की कोशिश कर रही थी पुलिस, तो वो रो पड़े थे। उसके बाद ऐसी बाजी पलटी कि राकेश टिकैत के हाथ में पूरे कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन चला था उसकी बागडोर राकेश टिकैत के हाथ में चली गई। तो डाटा बाबू, ये बताइए कि इस समय जब आप बुढ़ाना में घूम रहे थे तो आपको वहाँ की फिजा कैसी लगी? देखिए, ये बहुत प्रेस्टीज फाइट होने जा रहा है। अच्छा, ये इलेक्शन, क्योंकि कैंडिडेट और कोई होगा, फाइट होने जा रहा है टिकट ब्रदर्स वर्सेस संजीव बलियान। ओके, जो अभी वहाँ पर सिटिंग एमपी हैं। सिटिंग एमपी है जी। तो इसीलिए बुढ़ाना सीट हम लोगों ने भी चूज कर रहा है, क्योंकि प्रेस्टीज फाइट में सब लोग खुद का दांव खेलेंगे। जी, ठीक है, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, बहुत फाइट होगा यहाँ पर, कैंडिडेट उतना मैटर नहीं करेंगे। अच्छा। इन दोनों का बीच में फाइट होगा। अभी क्या है समझ लीजिए, इधर जो इंटरेस्टिंग बात है, जो टिकट ब्रदर्स जो कोशिश कर रहा है कि जाट वोट एक कंसोलिडेट करने के लिए। अभी मैं आपको एक बार अपने दर्शकों को यहाँ पर जातिवार मतदाताओं की संख्या बता देता हूँ। मुस्लिम बुढ़ाना में करीब 1,20,000 हैं, जाट 70,000 हैं, कश्यप 30,000 हैं और त्यागी 20,000 हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सैनी वोटर्स की संख्या लगभग 15,000 है, पालगढ़िया 15,000 हैं और ब्राह्मण लगभग 10,000 हैं। तो दादा आप बता रहे थे जाट वोटरों के बारे में यहाँ पर भी, तो ये बताइए। तो देखिए जैसे शामली में हम लोग बता रहे थे जी, ये सीट में भी ऑलमोस्ट सेम है। आप देखेंगे 1,20,000 और 70,000, तो 1,90,000 और 2 लाख आपका जाट मुस्लिम वोट है, जाट हो गए, मुस्लिम और जाट तो वोट उन्हीं है। का यहाँ पर प्रभुत्व है। हाँ, तो टोटल वोटर क्लोज टू आई थिंक मेरे हिसाब से 3,70,000 का करीब होगा जी, और उसमें समझ लीजिए 2 लाख ऑलमोस्ट ये दोनों कम्युनिटी का वोट है। तो यहाँ पर भी जो है लड़ाई जो होगा, अगर जाट वोट एक साथ जाता है जी, तो फिर क्या होगा, आरएलडी के कैंडिडेट को जीतने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा सा विधानसभा और लोकसभा चुनाव का यहाँ का इतिहास बता देते हैं। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा हमें यहाँ के इतिहास के बारे में जो ग्राफिक है वो दिखाएं। विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना में 2022 में बुढ़ाना की सीट, जैसा आपको डॉक्टर बाबू ने बताया, राकेश टिकैत और संजीव बालियान के बीच साख की लड़ाई बन गई है। यहाँ पर 2012 में विधानसभा चुनाव में नवाजिश आलम खान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो जीते थे, और 2017 में जब, जैसा डॉक्टर बाबू ने बताया कि जिस तरह का माहौल था उसका लाभ बीजेपी को मिला था, उसके चलते उमेश मलिक जीते थे। और लोकसभा चुनाव में आप अभी देखेंगे कि 2014 और 2019 दोनों में संजीव बालियान यहाँ पर विजयी रहे थे। एमपी बना था, एमपी लोकसभा सीट में। तो उनकी, मैंने अब आप बता रहे थे कि ये जो है मूंछ की लड़ाई बन गई है संजीव बालियान और राकेश टिकैत के बीच में। आपको अभी याद होगा कि अभी संजीव बालियान 2 दिन पहले ही राकेश टिकैत से मिल के आए हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्होंने कुछ उनके ऊपर उनसे कोई अनुरोध किया होगा कि वो किस तरीके से अपने समर्थकों से बात करें या क्या करें? देखिए उधर अब ये देखेंगे, आप जाट कम्युनिटी के अंदर भी गोत्र में अभी कभी कभी इलेक्शन हो जाता है जी, ठीक है। तो टिकैत का गोत्र अलग है आई थिंक, और बलियान जी का उनका गोत्र अलग है जी, ठीक है। तो देखिए अभी जो कर रहा है, मुझे जितना लग रहा है, जो अगर कृषि कानून जब रिटर्न किया गया तो क्या होता है, जो स्टैंड था बीजेपी का ऑल अक्रॉस अगेंस्ट, मतलब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कहेंगे, वो थोड़ा सॉफ्ट कर रहा है, क्योंकि जब सॉफ्ट नहीं होगा तब तक जाट वोट टूटेगा नहीं ठीक है। तो शायद जो मिलने गया वो एक सिग्नल देने के लिए, जो देखिए हम लोग अभी काफ़ी सॉफ्ट है फार्मर्स के लिए, जो हुआ था शायद थोड़ा गलती हो गया ठीक है। ये मैसेज एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रधानमंत्री ने जब कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की थी तभी भी ये कहा था कि हम किसी वजह से किसानों के बीच में अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या जो जाट मतदाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमने अभी शामली को देखा और अभी बुढ़ाना के बारे में बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी का जो मैसेज है वो जाटों के बीच में जा रहा है, उनके दिमाग में घर कर रहा है कि नहीं? देखिए उधर अभी सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप देखेंगे जाट कम्युनिटी में अभी लग रहा है कि पहले जितना पॉलिटिकल पावर मिल रहा था वो पॉलिटिकल पावर अभी नहीं मिल रहा है। मतलब देखिए कृषि कानून डेफिनेटली फैक्टर है, अभी प्रधानमंत्री रीच आउट कर रहा है वो भी फैक्टर है, लेकिन साथ में जो फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा वो है, देखिए जे जाट का जो पॉलिटिकल पावर था वो शायद कहीं ना कहीं पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो वो एक इश्यूज है ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जाट यूथ जो है वो बहुत ज्यादा जैन चौधरी का पीछे रैली कर रहा है, जो जाट यूथ है। अच्छा। और अभी देखेंगे जो जाट, उनका भी आईटी सेल वगैरह काफी स्ट्रांग हो गया। आप देखेंगे ट्विटर में रेगुलर स्पेस कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया हैंडल में बहुत एक्टिव है। और उनका देखिए जो वीडियो अभी सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है वो है जैन चौधरी जब हथरास जाने वाला था तब पुलिस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो वीडियो जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं पर ये लोग एक जाट प्राइड में लेना। तो आप क्या ये बोलेंगे कि यहाँ पर भी आरएलडी का जो उम्मीदवार है उसको अभी बढ़त मिली है? डेमोग्राफी के लिए, क्योंकि 1,20,000 मुस्लिम है जी। अभी इधर बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, हाजी मोहम्मद अनीस चौधरी उतारा, अभी उन्होंने अगर वोट नहीं काट पाया तो फिर क्या होगा आप समझ लीजिए। अगर 70-80% मुस्लिम वोट एक साथ पड़ता है और आपका जाट वोट टिकैत ब्रदर्स वगैरह है इन्फ्लुएंस करेगा, तो जाट वोट अगर 60% गिरता है तो फिर क्या होगा, ये सीट दूसरे को जितना बहुत मुश्किल लगता है ठीक है। तो दोनों सीट में मुझे जो लग रहा है, जो शामली और बुधन आज जो हम लोग डिस्कस किया डेमोग्राफी का हिसाब से ठीक है, तो अगर जाट वोट जो सर्वे वगैरह में देखा मुझे 50 तो मुसलमान और जाट वोट अगर एक साथ पड़ता है तो उसमें आरएलडी या जो भी एसपी का उम्मीदवार होगा उसको एडवांटेज अभी दिख रहा है। ये दोनों सीट में तो एडवांटेज दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीटों का गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटों के गणित में अभी यहीं तक।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।